हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ ओवरसीज़ एजेंट के लिए। ठीक है, ये IBA 2 का एक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी। तो ओवरसीज़ एजेंट बेसिकली होता क्या है, हम जब भी कोई काम करते हैं, कोई कंपनी होती है, अगर वो उसकी जहाँ पर वो काम कर रही है उस इन्वायरमेंट से एक रूबरू नहीं होती, इंटरेक्ट नहीं कर पाती ढंग से, तो वो क्या करते हैं, वो एक एजेंट अपॉइंट कर देती है। क्योंकि एजेंट एक ऐसा बंदा होता है कि जिसको प्रॉपर नॉलेज होती है उस एरिया की प्रॉपर है। ठीक है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ ओवरसीज़ एजेंट, ओवरसीज़ वर्ड लगा दिया मैंने, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भारत तक का, मतलब कि विद इन द कंट्री नहीं होता। जैसे कि मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि ये जो एजेंट होगा मैं अपॉइंट करूँगा, वो इंडिया से बाहर होगा। जैसे मैं अपना कोई काम चाइना में लॉन्च करना चाहता हूँ, ठीक है, या जापान में लॉन्च करना चाहता हूँ, या अमेरिका में लॉन्च करना चाहता हूँ, तो इसके अंदर क्या होगा, मैं एक एजेंट अपॉइंट करूँगा जो मेरे बिहाफ पे वो काम करेगा उधर। मेरी कंपनी का नाम होगा, वो मेरे प्रोडक्ट को सेल करेगा, मेरे प्रोडक्ट के फीचर्स बताएगा, सर्विसेज बताएगा कि कैसे कैसे क्या है मेरे प्रोडक्ट। तो क्योंकि उसको प्रॉपर नॉलेज है, मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो मेरे को ज़्यादा रिस्क हो जाएगा अगर मैं खुद से करता हूँ। लेकिन अगर मैं एजेंट के थ्रू करूँगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी। ठीक है, हम बेसिकली रीड करते हैं पूरा क्या है इसका। अंडरटेक ऑल फंक्शंस दैट आर ओवरसीज ब्रांच ऑफ द प्रिंसिपल कंपनी सपोज टू डू। देखो, सिंपल सी बात है, जो मेरी मेन कंपनी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा मेरा जो कंपनी है बेसिकली इंडिया की है, मैं अमेरिका में काम करना चाहता हूँ। ठीक है। अब इसके लिए जो मेरा मकसद है, मेरा मकसद यही है कि यार मैं अमेरिका में अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकूँ। अब वो काम कैसे फैलेगा, या कोई एक ऐसा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए उधर जो मेरे काम को फैला सके। क्योंकि मैं नहीं जानता कि यार उधर के लोगों की क्या क्या थिंकिंग से, पढ़ाई करके और एक प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क है। वो जो एजेंट होगा वो प्रॉपर होगा, क्योंकि वो कमीशन बेस पे होता है। इसी को सिंपल सा मतलब ये है कि अगर वो तुम्हारे सामान बेचेगा बाहर तो उसका प्रॉफिट अर्न होगा, इसलिए वो भी अपना एफर्ट फुल दिखाएगा। ठीक है। जैसा कि मैंने बात करी सेकंड पॉइंट में, ओवरसीज एजेंट सेल द प्रोडक्ट नॉट ऑन हिज नेम बट ऑन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल कंपनी एंड दैट ही इज गेटिंग द कमीशन। वो जब सामान बेचेगा वो अपने नाम पे नहीं बेचेगा। ठीक है, वो जो ओरिजिनल कंपनी है, वो हमारी कंपनी है, वो हमारी कंपनी के नाम पे बेचेगा प्रोडक्ट को। और उसको क्या मिलेगा, उसको सिर्फ एक कमीशन मिलेगी। ठीक है। अब जब कमीशन मिलेगी तो सिंपल सी बात है भाई, बंदा यही सोचता है कि मुझे ज़्यादा कमीशन कब मिलेगी, जब मैं ज़्यादा सेल करूँगा। ठीक है। वाई इट इज़ नेसेसरी, अब मैंने एक पॉइंट बनाया जैसे कि वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर ओवरसीज़ एजेंट। क्यों एक ज़रूरी है ओवरसीज़ एजेंट, देखो मैंने सिंपल सी बात बताई, हम जानते नहीं उधर का कल्चर कैसा, उधर का नेचर कैसा है लोगों का। मैं काम फैलाना चाहता हूँ, जो ओवरसीज़ एजेंट होगा उसके पास एक काबिलियत होगी कि वो उधर रहता है। ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ कंट्रीज़ की पॉलिसी ये होती है कि जब आप ओवरसीज़ एजेंट चुनोगे ना, तो वो आपकी कंट्री का नहीं होना चाहिए। ठीक है। मतलब कि मैं अपना इंडिया का ओवरसीज़ एजेंट नहीं चुनूंगा अमेरिका में, मुझे अमेरिका का ही कोई बंदा चुनना पड़ेगा, या अमेरिका के उधर कोई उसकी कंपनी होगी प्रॉपर नाम से, रजिस्टर्ड होगा अमेरिका का, वो लिस्टेड होगा बंदा, सिटीज़न होगा अमेरिका का, उसको ही चुनना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे मेरा फ़ायदा है। पहली बात तो वैसे कंपनी की सॉरी कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ भी होती है, आपको करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, आप अपना नहीं अपॉइंट कर सकते, आपको उसी कंट्री का करना पड़ेगा। इसमें हमारा फ़ायदा है। क्यों है, क्योंकि अगर उसकी कंट्री का बंदा हमारे लिए काम करेगा तो वो तो ज़्यादा बेटर जानता है ना उस कंट्री को, कि कैसा प्रोडक्ट उधर बिक सकता है, कैसा नहीं बिकेगा। ऑल दो उसको तो सिर्फ कमीशन चाहिए। ठीक है। अब इससे क्या होता है, हम जब बंदा चुनते हैं, हमने ओवरसीज़ एजेंट बंदा चुना, अगर उसका कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, कॉन्टैक्ट्स अच्छे मतलब कि वो अच्छे अच्छे लोगों से जानकारी रखता है, बहुत बड़े बड़े वो इंडस्ट्रियलिस्ट से जानकारी रखता है, ऐसे बंदों से जानकारी रखता है कि जो हमारे प्रोडक्ट ले सकते हैं। क्योंकि यार एजेंट का काम ही ये होता है, अब वो हज़ारों कंपनियों के प्रोडक्ट को लेता है और सेल करता है, ये तो नहीं कि सिर्फ वो मेरे लिए बैठा हुआ है उधर, तो उसके अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे। हैविंग मैनी अदर ऑफिसेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अमेरिका के अंदर जैसे हमारी इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स है, ठीक है, वैसे ही अमेरिका के अंदर उसकी बहुत सारी स्टेट्स होगी। इससे क्या होता है, हमने कमीशन पे दाव लगाया, हमारा कॉस्ट आई कमीशन, लेकिन उस कमीशन के लिए हमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, हमें ये फीचर मिल रहा है कि अमेरिका के एवरी पार्ट में जहाँ पर उसकी जितनी अच्छी कंपनी होगी एजेंट की, उतना बेटर होगा। इससे क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इसकी ब्रांचेज होगी, जिससे हमारा काम, जो हमारा सामान है, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई हो सकता है उधर। ठीक है। Since he is paid on the commission basis, which is totally based on the value of the orders without extra overhead cost and the fixed cost.
अब हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, ना कोई ओवरहेड कॉस्ट है। हमारा क्या कॉस्टिंग है, हमारी सिर्फ ये कॉस्टिंग है कि भैया हमें कमीशन पे करना है, जो कि डायरेक्टली गुड्स की वैल्यू पे बेस करती है। जितना महंगा का गुड्स वो सेल करेगा, जितने ज़्यादा रुपए का गुड्स सेल करेगा, उसका कुछ परसेंट उसको कमीशन मिलेगा। ठीक है। An agent can also provide after sales service, which is crucial in promoting sales of durable consumer goods and capital equipments. अब देखो, कुछ कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं, वो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करते होंगे, बट कुछ कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। और आपको पता ही है आज के टाइम में जितना भी जो जो कंडीशन चल रही है इन्वायरमेंट की, सब यही चाहते हैं कि यार उसको आफ्टर सेल सर्विस भी मिले। और जो कंपनी इंडिया में बैठी है उसके पास इतना फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, और उसने एजेंट ऐसा अपॉइंट किया अच्छा सा जो कि आफ्टर सेल सर्विस भी दे रहा है, तो हमारा बर्डन तो कम हुआ ना। सारी हेडेक जो है उसकी है, वो बताएगा क्या परेशानी, वो हमसे पूछेगा, जो भी कंफर्म करके वो उसको सर्विस देगा। लेकिन सारी हेडेक किसकी है, बंदे तो उसके पास जाएंगे, हमारे पास तो आएंगे नहीं। ठीक है। अब ये बात आती है कि हम जब ओवरसीज एजेंट की बात करते हैं तो हम उसको कैसे, कहाँ से पाएँ, मतलब कि कहाँ से अपॉइंट करें। एक दिमाग में ये चीज़ आती है। तो बहुत सारे वेज हैं, जैसे कि मैंने बोला एम्बेसीज होगी, हाई कमीशन इन दी कंसर्न अथॉरिटी होगी। एम्बेसीज तो जानते होगे, कंट्रीज़ की एम्बेसीज होती है, अमेरिका की एम्बेसी होती है। हम उधर पूछ सकते हैं कि सर आई जस्ट वांटेड अ न्यू ओवरसीज एजेंट, तो वो बता जाएंगे कि कौन सा आपको कैसे कैसे एजेंट चाहिए, कैसा है, वो प्रोसीजर बता देंगे। हाई कमीशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी मतलब कि जिस फील्ड में हम बात कर रहे हैं, एजेंट्स की बात कर रहे हैं हम, उसका एक डिपार्टमेंट होता है प्रॉपर हाई कमीशन के अंदर, हम उधर जाके भी बात कर सकते हैं। मर्चेंट बैंक्स हो सकते हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स हो सकता है इन वेरियस कंट्रीज़। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडिया के अंदर भी है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में भी है, हर कंट्रीज़ में। तो जिस कंट्री की हमें चाहिए बंदा, जैसे मुझे अमेरिका का चाहिए तो मैं चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ अमेरिका की बात करूँगा। ठीक है। तो मर्चेंट बैंक्स हो गए। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम जाकर कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमें ईजिली ओवरसीज एजेंट फाइंड हो जाएगा। अब देखो, जब भी हमें कोई ओवरसीज एजेंट फाइंड करना, मतलब कि अपॉइंट करना है प्रॉपर, मैंने कहा अपॉइंट करना है, जब अपॉइंट करना है तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी। जैसे कि पहली चीज़ क्या होगी कि उस ओवरसीज एजेंट को कितना टाइम हो गया इस बिज़नेस में। अगर वो नया है तो मे बी ही इज़ नॉट कैपेबल, वो कैपेबल नहीं है, क्या पता उसकी क्या क्या प्रोग्रेस है, क्या है, हमें हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है उसका, क्या पता वो हमारा सामान नहीं बेच पाए। बोल दो हम तो कमीशन बेस पे है, लेकिन हमने तो कमीशन बेस पे उसको अपॉइंट किया, लेकिन हमारा तो नुकसान होगा ना। जिस हमारा जो मकसद है अपना सामान जितने जल्दी मार्केट में एक्सपेंड कर सकते हैं, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। क्योंकि सबको पता है जितनी पुरानी कंपनी होती है उतना उसकी गुडविल ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है। जो फर्स्ट आता है फर्स्ट पाता है। ठीक है। हाउ मैनी वर्कर्स आर वर्किंग, मतलब एक कोई भी कंपनी होती है, अगर हम बोलते हैं इस कंपनी में 2 बंदे काम करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि यार इसकी इतनी इनकम नहीं होगी, जनरेट नहीं कर सकता ये बिज़नेस। लेकिन हम जब बात करते हैं कि एक कंपनी में 1000 बंदे काम करते हैं, तो सिंपल सी बात दिमाग में आती है, यार 1000 बंदों को सैलरी भी दे रही है कंपनी, कंपनी की बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, तो इसका मतलब क्या, उसके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी तो है अच्छी। ठीक है। अब जैसे कि थर्ड पॉइंट इसका इनफ वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल उसके पास इनफ होनी चाहिए। जो भी इसके पास एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, इसकी प्रॉपर होनी चाहिए, सारी सारी वर्किंग कैपिटल जो काम करने के जो डेली यूज़ में आती है चीज़ें सारी प्रॉपर होनी चाहिए। टोटल टर्नओवर फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स, हमें उसकी टर्नओवर को भी मेंटेन देखना चाहिए एक बार कि उसकी टर्नओवर्स कैसी है लास्ट के कुछ ईयर्स में, पिछले साल टर्नओवर कितनी थी। अगर टर्नओवर कम है इसका मतलब कि लोग उसको ज़्यादा काम नहीं दे रहे, कुछ कमी होगी उस बंदे में, और कोई और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है। अब चलो ये बात सही है, जब हमें कोई अपने ओवरसीज एजेंट को मोटिवेट करना है, मतलब कि हम काम तो करवा रहे हैं उससे कमीशन बेस पे, लेकिन हमें उसको कुछ और जिससे कि वो ज़्यादा हार्ड वर्क करे और भी अच्छा करे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट, हम उसको क्या करेंगे, जैसे कि आप सबको पता होगा एक एजेंट हो गया, मैंने बोला कि मैंने 2-4 एजेंट अपॉइंट कर दिए अमेरिका में कि भाई नॉर्थ साइड का तू देखेगा, साउथ साइड का तू देखेगा, ईस्ट का तू देखेगा, वेस्ट का तू देखेगा। तो जो उसकी प्रॉपर टेरिटरी होगी ना, तो उसके अंदर उसको जो क्या कहते हैं कि उसको सारे सारे एक्शंस लेने का हक हो,
कि कोई भी जैसा कोई भी नया आइडिया आया उसके दिमाग में, कोई भी उससे रिलेटेड चीज़ है, कोई भी राइट हो उसके पास की एक्सक्लूसिव, कि भाई हाँ इस टेरिटरी के अंदर मुझे अगर सेल करना है, परचे उस अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो मुझे ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। उसको ये छूट देनी चाहिए उनको, अगर हम मोटिवेट करना चाहते हैं। अगर प्रो अच्छा काम होता है तो वो भी सोल रिस्पॉन्सिबल होगा उस काम के लिए, अगर वो नुकसान होता है तो भी वही सोल रिस्पॉन्सिबल होगा। जब उसको ये एहसास होगा ना कि यार मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है मेरे को, ठीक है, तो वो एक मोटिवेट होगा कि यार मुझे तो इस इलाके का पूरा मालिक बना दिया उन्होंने, कंपनी वालों ने, कि कैसा बेचना है तेरे को, प्रोडक्ट बेच। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, देखो कंपनी क्या करती है, कमीशन बेस पे रखा, लेकिन मैंने कहा ये नॉर्मल कमीशन है कि भाई तूने कमीशन बेस पे सामान बेचा तो ठीक है। अगर तू हमारी कंपनी के, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ वैक्यूम क्लीनर से कुछ भी है, 1000 प्रोडक्ट महीने के अंदर सेल करवा देता है इस प्रॉपर टेरिटरी के अंदर या इस कंट्री के अंदर, तो हम तेरे को 20% एक्स्ट्रा देंगे कमीशन। ये क्या हुआ, ये कंपनी ने एक लिमिट बना ली कि भाई हाँ जो तू करता है 150 जो भी तूने सेल करे वो तो ठीक है, उस पर तो तेरे को मिलेगा कमीशन, लेकिन अगर तूने ये एक ब्रेक इवन पॉइंट तूने अगर एक्सीड कर दिया, पास कर दिया, तो तेरे को हम एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, providing promotional measures like to give him the chance to attend meeting at the principal head office, but also allow him to make strategies। लास्ट में देखो पैसे की बात करी हमने, पैसे भी दिए उसको। सेकंड पॉइंट में हमने उसको कमीशन से एक्स्ट्रा भी कमीशन देने की बात करी, वेरिएबल कमीशंस। फर्स्ट पॉइंट में हमने बात करी कि उसको टेरिटरी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। एंड थर्ड पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि यार ये सब चीज़ें बढ़िया है, लेकिन हम उसको अलाउ करें, जो कंपनी की मीटिंग्स होती है ना, जिसके अंदर वेरियस इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, उसमें भी उसको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाए। अगर उसके पास कोई आइडिया है उसकी तो बात सुने, ठीक है। अगर हम उसकी बात सुनेंगे क्या पता उसका आइडिया बहुत ज़्यादा बेस्ट हो। अगर उसको स्ट्रैटेजी फॉर्म करने की इजाज़त दी जाए, अगर ऐसा होगा ना, तो वो भी सोचेगा कि यार मैं इस कंपनी का एक पार्ट हूँ, मैं सिर्फ एक बिचौलिया या एजेंट टाइप का चीज़ नहीं हूँ, मैं कंपनी का पार्ट हूँ। जब कंपनी का पार्ट होकर समझेगा वो बंदा, तो वो मोटिवेट ऑटोमेटिकली होगा। वो कोई ये नहीं सोचेगा कि इस कंपनी का नुकसान करा लूँ, वो भी सोचेगा कि यार मैं ज़्यादा करूँगा तो मुझे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। इससे उसका भी बेनिफिट होगा, कंपनी का भी बेनिफिट होगा। तो ये वीडियो थी, ठीक है, ओवरसीज़ एजेंट के लिए। मैं थैंक यू वेरी मच, अगर आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू।